students, welcome back. How's everybody? So students, as you all know that we have started a series of our computer section. ठीक है? So this is part 1 of series 2. तो मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज 1 होगी हमारी वो बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस होंगे एंड इन सीरीज 2 वी विल टेक द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट केम इन योर एग्जाम्स. ठीक है, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे एसएससी में हो, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो सीरीज 2 में कंप्लीट होंगे. साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि जो सीरीज 1 है आपकी उसमें हम 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिमिलरली सीरीज 2 में भी हम 500 से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 500 क्वेश्चंस लिए. अब जिस भी क्वेश्चन में मैं जितने भी सब पार्ट्स बनाती हूँ उसको इंक्लूड करके हम आपको 500 प्लस ही क्वेश्चंस देंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है. प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको भी पता है काइंड ऑफ रिपीटेड रिपीटेड चीजें आगे आपके पेपर्स में आती हैं. ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस सेशन को पसंद आया, जो सेक्शन अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो इस चैनल है इसको शेयर कीजिए. प्लस अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको आगे तक भी पहुंचाइए ताकि जो भी बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो सके. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज 2 पार्ट 1 के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो चलिए, विच टाइप ऑफ मेमोरी गेट लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर. कौन सी मेमोरी जो है लॉस हो जाती है जब हम स्विच ऑफ करते हैं, अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं. तो ये रैम है जो आपकी, ये लॉस हो जाती है जब अपना कंप्यूटर हम स्विच ऑफ करते हैं. रैम क्या है, थोड़ा सा जल्दी से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. कल की स्लाइड जरूर देखिएगा, उसमें भी मैंने आपको रैम रोम ये सब एक्सप्लेन करा है. तो ये है आपकी कंप्यूटर मेमोरी. ठीक है, वॉलेटाइल नेचर होता है आपकी रैम का, ये आपको पता ही है. और नॉन वॉलेटाइल कौन सा होता है, रोम. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी है तो देखो, दो तरीके की कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं आपकी. कौन कौन सी, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में जो है आपके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और ये भी आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी मेमोरी को बोला जाता है सिस्टम मेमोरी. एंड सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोरेज मेमोरी. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब कंप्यूटर मेमोरी है जो, ठीक है, ये है बेसिकली एक जेनरिक टर्म दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी. एक कंप्यूटर मेमोरी एक जेनरिक टर्म होती है, जेनरिक टर्म जो यूज करते हैं हम डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए. ठीक है, दैट में कंप्यूटर यूज, जैसे कि कौन कौन सी आपकी मेमोरीज हो सकती हैं, रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी. ठीक है, ये है आपकी मेमोरीज. अब आपसे कुछ बात करेंगे. कुछ कंप्यूटर मेमोरी जो होती हैं वो डिजाइन होती हैं टू बी वेरी फास्ट, मतलब सीपीयू जिनको एक्सेस कर दे, या फिर सीपीयू जो इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर है जिसमें बहुत ज्यादा क्विकली एक्सेस कर सके. ठीक है, कुछ मेमोरी इसीलिए डिजाइन करी जाती हैं. अदर टाइप्स जो होती हैं डिजाइन टू बी लो कॉस्ट, मतलब जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हो आप, जो इकोनॉमिकल भी होती हैं. ठीक है, ये दो तरीके की मेमोरीज होती हैं. अब आपसे बोला जा सकता है कि और किस तरीके से हम इस मेमोरीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी को हमारे. तो हम इस मेमोरी को क्लासिफाई कर सकते हैं एक तो वॉलेटाइल में और एक नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल जो हमने डिस्कस किया था रैम होता है, और नॉन वॉलेटाइल जो कि रोम होता है. ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब है वी कैन स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टाइम इवन इफ पावर इज नॉट देयर. मतलब कि हम बहुत लंबे समय तक अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं. अगर हमारी पावर जो है चली भी जाए, कंप्यूटर बंद भी हो जाए इन केस, तो भी वो हमारा डाटा जो है वो स्टोर रहता है, वो हमारा डाटा डिलीट नहीं होता. ठीक है, इसका मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल. अब वॉलेटाइल है हमारी रैम. ठीक है, मतलब हमारा डाटा जो स्टोर्ड है वो डिलीट हो जाएगा अगर हमारी पावर चली जाती है तो. अब ये जो रैम की कुछ खासियत क्या है, ये है फास्टर होती हैं. ये जो हमारी मेमोरीज है ना, रैम रोम, दीज आर ऑफन फास्टर. ठीक है, वी कैन लूज डाटा स्टोर्ड इन देम एज सुन एज पावर गोज ऑफ, यू नो दैट. वैसे बहुत तरीके की मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर में, बट बेसिक जो हम डिस्टिंक्शन करते हैं इसको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं. तो प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी, देखो सीपीयू में प्राइमरी और सेकेंडरी. अब प्राइमरी मेमोरी में आती है आपकी रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी. इन केस आपका क्वेश्चन आए कि आपकी प्राइमरी मेमोरी
रैम प्राइमरी है या रोम प्राइमरी है या फ्लैश मेमोरी, तो ये होती हैं आपकी सारी प्राइमरी। सेकेंडरी मेमोरीज आपकी कौन सी होती हैं? और ये जो प्राइमरी मेमोरीज हैं आपकी, देखो रैम रोम और फ्लैश, ये बहुत ही क्लोजली लोकेटेड होती है सीपीयू पे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रैम रोम ये सब लोकेटेड कहाँ होती है, तो ये आपके मदरबोर्ड पे लोकेटेड होती हैं, ठीक है। आपके सीपीयू के पास एक मदरबोर्ड होता है, उस पे ये जो मेमोरीज हैं ये लोकेटेड होती हैं मदरबोर्ड पे। अब मदरबोर्ड पे जब लोकेटेड होती है और ये मदरबोर्ड जो है ये सीपीयू के पास होता है, ठीक है, ये सीपीयू के पास है मदरबोर्ड, तो उससे क्या होगा, इट एनेबल सीपीयू टू रीड डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी वेरी क्विकली। इसीलिए इसको क्विक मेमोरी भी बोलते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट भी होती है। क्यों? क्योंकि ये मदरबोर्ड पे लोकेटेड है और मदरबोर्ड है आपके सीपीयू के पास, और जब भी हमें कोई भी चीज परफॉर्म करनी हो, सीपीयू को कोई भी डाटा चाहिए होगा, तो ये डायरेक्ट मदरबोर्ड से ले लेगा, सीपीयू को बहुत इजीली और जल्दी एक्सेस मिल जाएगा डाटा का, चीजों का, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं कि ये क्या होती है। इट इज यूजुअली लोकेटेड फिजिकली विद इन सेपरेट स्टोरेज डिवाइस। मतलब ये तो हमारी सिस्टम स्टोरेज है, सिस्टम स्टोरेज मतलब सिस्टम में ही होती है, ये है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, मतलब हम दूसरे डिवाइसेस में अपनी मेमोरी को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी डिवाइसेस का, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या फिर सेकेंडरी मेमोरी जो है आपकी, ये कौन कौन सी होती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, लर्न करना है आपको, याद रखना है, या और एस डी, ठीक है, SSD। व्हाट इज दिस SSD? इसका फुल फॉर्म याद रखना है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म SSD की पूछी जा सकती है, तो इट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, ओके। अब ये जो है या तो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है या फिर आपके नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती है। थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन करते हैं। अब प्राइमरी में हमने क्या देखा, रैम रोम और फ्लैश मेमोरी आ गई। अब रैम की कितनी क्लासिफिकेशन हो सकती है आपकी, ये भी कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आपका रैम है ये क्लासिफाइड होता है आपका एस रैम और डी रैम, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। रोम जो है इसकी क्लासिफिकेशन देख लीजिए, एक तो पीरोम, पीरोम, ईपीरोम, ईप्रोम एंड ईईप्रोम, EEPROM। कल हमने जो स्लाइड करी थी उसमें, उस वीडियो में हमने EEPROM की डेफिनेशन आपसे पूछी गई थी, ठीक है। हमने उसको बताया था कि EE क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म है। और आपको मैंने इसके बारे में डिटेल्स बताई थी, तो रेफर टू वीडियो 1, ठीक है, रेफर टू सीरीज 1 पार्ट 1। तो उसमें आपको इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में पता चलेगा कि ईईप्रोम है क्या। चलो ठीक है, अब बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी हमने जो डिस्कस किया, जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स है, ये होती हैं आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरी क्यों बोला जाता है? और कल हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि हार्ड ड्राइव जो है ये किस तरीके की डिवाइसेस हैं, इनको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको, ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, और मेमोरी, अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जो चीजें स्टोर है उसी को सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a computer receives information from server on internet, the processing of receiving this information is known as, मतलब जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो सर्वर पे से, जैसे कि आपने गूगल खोला, ठीक है, वहां से आपने कोई चीज ओपन करी कि आपको कोई पढ़ने का मटेरियल चाहिए, ठीक है, आपने वो चीज ओपन कर ली, आपके पास लिंक्स आ गए, एक चीज आपने सिलेक्ट करी, उस लिंक पे से वो चीज ओपन हो गई। अब जो उसकी प्रोसेसिंग होगी, जो आपने डाटा को रिसीव किया उसकी प्रोसेसिंग, मतलब अगर आपने क्या किया, उसको डाउनलोड करोगे ताकि आप उसको पढ़ सको अच्छे से, ठीक है, जब वो चीज डाउनलोड ही होगी ना, और इसी प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं डाउनलोडिंग, ओके। चलते हैं आगे। Automated organizations have a large transaction processing system that use, तो जो ऑटोमेटेड प्रोजेक्शंस होते हैं आपकी, ट्रांजेक्शन्स जो आपकी होती हैं बेसिकली, जो देखिए मनी ट्रांजेक्शन्स, एटीएम वगैरह जो होते हैं आपके, जैसे आप यूज करते हो अपना कौन सा
क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसमें किस तरीके की प्रोसेसिंग होती है, जो ट्रांजैक्शन होती है आपकी, ठीक है, मनी से, तो उसमें क्या कौन सी प्रोसेसिंग यूज होती है, ये होती है आपकी बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ये बैच प्रोसेसिंग है क्या। मैं उन बच्चों को बोलूंगी जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसकी, प्लीज थोड़ा सा आगे स्किप कर जाएं इस पार्ट को, अगर समझना है तो वेल एंड गुड, वरना आगे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है आपका, जब भी कोई यूजर जो है वो कोई भी टास्क करते हैं, ठीक है, टास्क करते हैं, तो ऑपरेशन सिस्टम उसका एक बैच क्रिएट कर देता है। आप एक यूजर हो, ठीक है, यूजर ने कोई टास्क परफॉर्म करा, टास्क परफॉर्म करा, इसको हम जॉब भी बोलते हैं बेसिकली, जो वैसे आजकल की टर्म यूज होती है कि जॉब परफॉर्म करी। उसके बाद में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक बैच क्रिएट कर देगा, ठीक है, एक बैच क्रिएट हो जाता है। अब ये जो बैच क्रिएट हुआ है, इसमें क्या होता है, जब ये फुल हो जाता है तो ये बैच, ठीक है, एक बैच क्रिएट हो गया, ये बहुत सारे यूजर्स ने एक जॉब परफॉर्म करी, जो सिमिलर जॉब परफॉर्म करी, उसका एक बैच क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये बैच जब फुल हो जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन पास कर देगा सीपीयू पे। अब ये सीपीयू जो है ये करेगा उस डाटा की प्रोसेसिंग। ये मोटी मोटी सी बात थी कि ये बैच प्रोसेसिंग होती क्या है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं कि किस तरीके से बैच प्रोसेसिंग आपकी काम करती है, ठीक है। देखो, कोई जैसे एक आदमी है, ठीक है, पहले इसको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि अच्छे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए, होगा अगर कोई भी आदमी है, ठीक है, वो किसी मशीन पे मान लो कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं क्रेडिट कार्ड का। कोई आदमी है जो क्रेडिट कार्ड आप अपना यूज कर रहा है। अब ये क्या होगा, एक डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको मैं समझाती हूँ। ये 3 यूजर्स हैं, या फिर आप सिंगल यूजर भी इसको ले लो या 3 यूजर्स ले लो आप, ठीक है। ये 3 यूजर्स हैं आपके, तीनों ने जॉब परफॉर्म करी, तीनों ने जॉब परफॉर्म करी, मतलब जो आपकी मशीन है, ठीक है, ये आपकी क्रेडिट कार्ड वाली मशीन है, यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह डाल दी उन्होंने क्रेडिट कार्ड की, तो उन्होंने जॉब परफॉर्म करी, मतलब उन्होंने ये बता दिया कि भाई इतने इतनी मनी जो है डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है, मतलब इतने की उन्होंने पेमेंट कर दी। मान लो 10,000 रुपए का सामान है तो 10,000 की पेमेंट कर दी, तो यूजर ने क्या परफॉर्म कर दी, अपनी जॉब, ठीक है, जॉब परफॉर्म करी। तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, की ट्रांजैक्शन, सुनिए ढंग से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है, जो भी इस क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन जो भी डिटेल्स हैं वो कहाँ जाएंगी, आपकी ये जो ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेटर रिसीव कर लेगा। अब इस ऑपरेटर ने रिसीव कर लिया, अब ये अलग अलग बैचेस बना देगा, ठीक है, अब ये अलग अलग आपके बैचेस बना देगा, बैच 1, बैच 2, बैच 3। अब ये जो बैचेस हैं, जब क्या होगा, मान लो बैच 1 है, ये 1 महीने के बाद फिल हो गया, तो ये बैच जो है क्या करेगा, सिस्टम जो है आपका, सिस्टम मतलब सीपीयू, सीपीयू के पास या फिर सिस्टम के पास इस इंफॉर्मेशन को दे देगा, और यहाँ पर 1 महीने के बाद हो जाएगी प्रोसेसिंग, ठीक है, और जो कि आपका पैसा कटता है जो भी होता है वो हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है आपके बैच बनाने का। अब कैसा है इसमें, अगर वही सेम क्रेडिट कार्ड वो दोबारा यूज करता है तो सेम जो है एक ऑपरेटर को जॉब लेके बैच में स्टोर करेगा, देन जब बैच का स्पेस फुल हो जाएगा तो मंथ के एंड में ये बैच सीपीयू को इन्फॉर्मेशन देगा और सीपीयू प्रोसेसिंग कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि आपके अलग अलग यूजर्स हैं, ठीक है, ये मान लो यूजर 1, यूजर 2, जो कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, ये तो बस क्रेडिट कार्ड का हुआ, ठीक है। अगर मान लो बेसिक टर्म में, हम बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज में समझें कि ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, ये यूजर 3 है, इसने एक जॉब परफॉर्म करी, यूजर 2 ने एक जॉब परफॉर्म करी, यूजर 3 ने एक जॉब परफॉर्म करी, ये जाएंगे ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर इस सब चीजों को सुनेगा, ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, मान लो यूजर 1 और यूजर 2 ने सेम जॉब परफॉर्म करी, तो ये यूजर 1 और यूजर, आई एम सॉरी, यूजर 1 और यूजर 3 मान लेते हैं, इन्होंने सेम जॉब परफॉर्म करी,
तो यूजर 1 और 3 के लिए एक बैच बना देगा, ठीक है। इन दोनों की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस बैच में चली जाएगी, बैच 1 में। मान लो यूजर 2 और हम एक और यूजर ले लेते हैं, यूजर 4, इन्होंने कोई जॉब परफॉर्म करी, इन दोनों की सिमिलर जॉब है, ठीक है, इन दोनों का सिमिलर टास्क है, और वो कर देगा बैच 2 में स्टोर। अब ऐसे ही ना डिफरेंट डिफरेंट ये क्या करता है हमारा ऑपरेटर, बैचेस बना देता है, और इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से जब ये बैचेस फिल हो जाते हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करता है फिर इन बैचेस को सीपीयू के पास ये जो है सिस्टम को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और वहां हो जाती है इनकी प्रोसेसिंग, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज थी। आप टेक्निकल या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में ये देख लेते हैं कि जॉब क्या होती है। जॉब होती क्या है, देखिए, जब हम अपने प्रोग्राम के साथ साथ, ठीक है, इनपुट डाटा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं ना, तो वो होती है आपकी जॉब। अब पहले क्या होता था कंप्यूटर्स में, इनपुट जो होता था हम पंच कार्ड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते थे, ठीक है। जो इनपुट जॉब होती थी बेसिकली हम पंच कार्ड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते थे। पहले आपको पता है जो हमारे कंप्यूटर्स होते थे उसमें पंचिंग कार्ड्स यूज होते थे, ठीक है। मतलब क्या होता है इन पंचिंग कार्ड्स का, बेसिकली जो पंचिंग कार्ड्स यूज होते थे ये होता था जैसे एक कार्डबोर्ड ले लो आप, ठीक है, उसमें आप कर दो पंचिंग। अब पंचिंग जहां जहां आपने करी है वहां पर होल्स हो जाते थे, वहां उन होल से आप एक लाइट पास कराते थे। जिस जिस होल से लाइट पास करी, ठीक है, अब आपको पता है जो हमारी इंफॉर्मेशन जाती है एएलयू वगैरह में, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है बाइनरी उसमें जाती है 0101 की फॉर्म में, तो जिस जिस होल से आपकी ये लाइट पास करेगी तो 1 से सेंड हो जाएगा, और जहां से नहीं करी वहां 0 हो जाएगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन थी ये करते थे पंचिंग कार्ड रीडर से रीड। अब पहले ऐसे जॉब परफॉर्म होती थी, ठीक है, तो यही चीज हमारी जॉब है कि हम अपना डाटा जो है वो देते हैं, वो फीड कराते हैं। अब जॉब इज इक्वल टू योर वर्क या फिर योर इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन के साथ आप क्या क्या देते हो, अपना प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के साथ और क्या लिखते हो बताइए, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और इनपुट डाटा, ये सब सारा सारा लिखते हो, ठीक है, जॉब में। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा आपको। तो अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फोटो एडिटर, स्प्रेडशीट एंड वर्ड प्रोसेसर आर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कल भी हमने पढ़ा था, प्लीज रेफर करो मेरी पुरानी स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, कौन सी, सीरीज 1 पार्ट 1, इसमें आपको मिलेगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं। तो एक तो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, ये आपके कंप्यूटर में ना पहले से ही आता है, ठीक है, जैसे MS, कौन सी थी आपकी, विंडोज, ठीक है, लाइनक्स, ये सब आपके पहले से इनबिल्ट कंप्यूटर में आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किए गए होते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल पेंट जो है उसमें आप पेंटिंग ही कर पाएंगे, ठीक है, एडिटिंग कर लेंगे, पेंटिंग कर लेंगे। सिमिलरली एक्सेल जो है इसमें आप स्प्रेडशीट बनाएंगे। देन वर्ड है जो आपका, इसमें आप अलग काम करेंगे। तो सबके लिए अलग अलग जो है टास्क असाइंड है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली किसी एक चीज को अप्लाई करने के लिए ही ये चीजें क्रिएटेड होती हैं। अब जो विंडोज है, लाइनक्स, ये सब तो भाई यूनिवर्सल उस पे, मतलब कि इस पे बहुत सारे काम हो सकते हैं, किसी एक फंक्शन के लिए इसको नहीं बनाया गया, ये इस पे कुछ भी परफॉर्म होता है, लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें कोई पर्टिकुलर टास्क या परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। Moving to the next question. A number system with a base of 2 is known as, अगर नंबर सिस्टम का बेस 2 है तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम। और ये बाइनरी नंबर सिस्टम कौन कौन सी वैल्यूज लेता है, 0 1, ठीक है। अब ऐसे ही आपका जो हेक्साडेसिमल, ये भी याद रखना है आपको, बाइनरी और हेक्साडेसिमल है आपके दो टाइप के नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, 0 से 9 तक, और फॉलोड बाय, और क्या लेता है ये, ए से लेकर एफ करेक्टर्स, ये ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स भी ये लेता है, ठीक है। जिसका बेस 10 होता है, बेस जिसका 10 होता है उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, वहां 0 से लेकर 9 नंबर्स आते हैं, ठीक है। अगर कोई 10 है आपका
तो ये 1 और 0 से मिला है, 1 10th डिजिट और ये यूनिट डिजिट। 10 कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। तो बेस 10 वाले नंबर 0 से 9 नंबर की 9 नंबर लेते हैं, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी डिस्कस करें हम, तो आपको और क्या जानना है, टेराबाइट मेगाबाइट ये सब आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी इसमें आप इतना ही जान लीजिए। अब यूनिटरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम ये भी देखिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्टल आपको समझ आ गया होगा 8, और यूनिटरी क्या होता है, नो बेस, ठीक है, 1 बेस। तो आपको ये होते हैं आपके ऑक्टल और यूनिटरी। आगे चलते हैं। A pre-designed document that already has layout, fonts and background। एक ऐसा pre-designed document जिसके पास ऑलरेडी एक लेआउट है, फॉन्ट है और अपना बैकग्राउंड है, उसको क्या बोलते हैं, मॉडल, गाइड, रूलर या टेम्पलेट। तो टेम्पलेट इज योर आंसर। टेम्पलेट क्यों, टेम्पलेट होते क्या है। अब एक ये प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट है। अब जैसे कि आप अपना कभी भी कौन सा यूज करोगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर यूज करोगे ना आप, तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखते हैं, मतलब कि आप उन्हीं के हिसाब से अपना जो है डिजाइनिंग कर सकते हो। मतलब उन्हीं का जो फॉन्ट होता है वो क्रिएट किया होता है। जैसे यहाँ पर कोई चीज फॉन्ट है, आप उन्हीं के फॉन्ट में लिख पाओगे, अपना फॉन्ट साइज चेंज नहीं कर पाओगे। वही पहले से ही डिजाइन स्लाइड्स होती हैं, मतलब उसी डिजाइन में और उसी लेआउट में आपको हर चीज काम करना होता है। तो पहले से प्री डिजाइन फॉन्ट, लेआउट, बैकग्राउंड सब कुछ उसी में होता है, सिर्फ आपको अपना रिटर्न काम उसमें करना होता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी टेम्पलेट। कभी भी खोलना आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिखेंगी और उसमें स्लाइड बना के देखना आप, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1048576 बाइट इज इक्वल टू, इसके लिए भी कल रेफर करना, कल मैंने स्लाइड में भी आपको अच्छे से डिटेल दी थी इसकी, पर फिर भी मैं बता देती हूँ आपकी, ये होती है मेगाबाइट। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए, 1 निबल अगर आपसे पूछा जाए, 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो इज इक्वल टू 4 बिट्स। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें लर्न रखनी है। 1 निबल 4 बिट्स। 1 बाइट क्या होती है आपकी, 1 बाइट होती है आपकी 8 बिट्स। देन 1 किलोबाइट अगर पूछें, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। देन 1 मेगाबाइट अगर आपसे पूछे, या फिर बात कर लेते हैं पहले 1 गीगाबाइट की, 1 जीबी 1 गीगाबाइट, तो इसमें 1073, ये ध्यान रखना है इसकी नंबरिंग पे, 741824 बाइट इसमें होती हैं। और वी कैन से इसमें 1 जीबी में 1024 MBs होती हैं, ठीक है, लर्न रखना है ये। या फिर केबी कितनी होती है, अब इसमें बाइट्स देख लिया हमने, मेगाबाइट देख लिया, 1 गीगाबाइट में किलोबाइट कितनी होती है, तो 1048,576 केबीज इसमें होती हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, आई मीन और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें। 1 TB, 1 टेराबाइट में कितनी जो है आपकी बाइट्स होती है, तो 1 टेराबाइट में होती है 2 to the power 40 बाइट्स। 1099 कहीं लिख लेना इसको, अदरवाइज माइंड में याद रखना, 511627 776 बाइट्स, ओके। अदरवाइज या फिर 1 टेराबाइट में कितनी गीगाबाइट होती है, तो 1024 गीगाबाइट। और किलोबाइट कितनी, एमबीज कितनी होती हैं इसमें, तो 1048,756 मेगाबाइट होती हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं 1 मेगाबाइट की। तो 1 मेगाबाइट जो आपका क्वेश्चन भी है, 1 मेगाबाइट में कितनी जो है आपकी किलोबाइट होती है, 1024 केबीज होती हैं आपकी, ठीक है। देन 1048,576 बाइट होती हैं, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें। एक आपको पता होगा पैराबाइट भी होती है, सिर्फ टेराबाइट तक नहीं होता, पैराबाइट भी होती है। 1 TB, पीबी इज पैराबाइट। ये क्या है आपकी 1 टेराबाइट, 2 to the power 50 बाइट्स होती हैं इसमें, ठीक है, याद रखना है ये। 1 TB में 2 to the power 40 बाइट्स होती है, 1 टेराबाइट में 2 to the power 50 बाइट्स होती हैं। अभी 2 to the power 50 कितना बनता है, ये है आपका, देखिएगा, 1 125 899 906 842
64 बाइट्स होती हैं इसमें, ठीक है। अब ये याद रखना है, 1 पीबी में अगर आपसे पूछे 1 पेराबाइट में टीबी कितनी होती हैं, ठीक है, तो 1024 टीबी होती हैं। और अगर पूछे जीबी कितनी होती है 1 पेराबाइट में, तो 1048,576 गीगाबाइट इसमें होती हैं। सबसे बड़ी कौन सी होती है आपकी स्टोरेज के लिए? 1 पेराबाइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस केप्ट? अब इसके लिए भी मैं आपको ये बोलूंगी, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी, स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। जिसको समझना है वो इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आपका क्वेश्चन बोलता है आपका, वेयर आर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस केप्ट? तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपकी, वो कंट्रोल स्टोर में होती हैं, ठीक है, जहां हम उसको कीप करते हैं, वी कीप देम इन कंट्रोल स्टोर। अब क्या है ये कंट्रोल स्टोर और है क्या चीज? तो अब ये थोड़ा सा मैं आपको एक चीज के हिसाब से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मान लो हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो ना, ठीक है। तो इसी तरीके का एक प्रोग्राम हमने लिखा, मेन ब्रैकेट, मतलब एक प्रोग्राम लिखना है आपको जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करानी है दो नंबर्स की। तो मैंने यहाँ इंट ए इंटीजर ले लिया, ए 50, इंट बी मैंने ले लिया है यहाँ पर कितना 30, एक ले लिया मैंने इंट सी, एक इंटीजर सी। अब सी में है, मैंने इसमें दो ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कराया, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लिकेशन बी। अब यहाँ पर हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, प्रिंट स्क्रीन, ये प्रिंट करा दिया हमने रिजल्ट सी, ठीक है, मतलब रिजल्ट आपका प्रिंट हो जाएगा और ये हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, आपने देख लिया, ये जो 50 और ये जो 30 है, ये है आपके डाटा। ये जो ए और बी है आपकी, ए इंटू बी, ये क्या होती है आपकी इंस्ट्रक्शन, कि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि आपको इन दोनों को, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट निकाल के देना है, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। पहले क्या होता है, सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे आप उसको पहले करोगे सेव। अब सेव होने के बाद क्या होता है, ये प्रोग्राम आपका होता है कंपाइल, ठीक है। सेव होने के बाद कंपाइलेशन होती है आपकी। अब ये कंपाइलेशन जो होती है, अब ये तो हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा, अब ये कंपाइल जब करेगा इस प्रोग्राम को, ये करेगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मतलब जो हमारी मशीन समझ पाए, हमारा कंप्यूटर समझ पाए, उस मशीन लैंग्वेज में ये इसकी कंपाइलेशन होती है, ठीक है। और इसी कंपाइलेशन को, इसी मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। और इन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को और क्या बोलते हैं हम, स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया क्या होता है। अब ये किस तरीके से अपनी माइक्रो इंस्ट्रक्शन हम फेच करते हैं, अब वो डिस्कस कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। इसमें हम डाटा लेते हैं जो आपका ए और बी है, ठीक है, ये मेमोरी में असाइन होगा। देन सी में जो ए स्टार बी है आपका, ए मल्टीप्लीकेशन बी, ये इंस्ट्रक्शन देके हम उसको स्टोर करा देते हैं मेमोरी में। अब मेमोरी में जो है आपका, मेमोरी में कहाँ होती है मेमोरी, सीपीयू में। अब ये क्या क्या स्टोर होता है वहां पर, एक तो आपका डाटा, डाटा में क्या, जो आपके 50 और 30 नंबर्स हैं, और होगी आपकी इंस्ट्रक्शन जो कि है आपकी सी ए स्टार बी, ठीक है। ये जो है आपकी ये मेमोरी में स्टोर होती है, इन सब चीजों को रखते हैं मेमोरी में। अब ये जो डाटा है वो हमारी मेमोरी रैम में आ जाएगा। रैम में क्यों आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम में हम लिख सकते हैं, रोम सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, ठीक है। इस डाटा को ना हम मेमोरी में और रजिस्टर्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, पहले इसे हम मेमोरी में लेके आते हैं, फिर इनको लेके आते हैं हम रजिस्टर में, क्योंकि जो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ए स्टार बी है, इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी ना, वो हमारा करेगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कल हमने पढ़ा भी था ये स्लाइड में। एएलयू परफॉर्म करेगा ये सारे ऑपरेशन, सारे क्या, ये जो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है ये परफॉर्म करेगा एएलयू, ठीक है। हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कैसे आती है हमारे पास, ये देखते हैं। अब जो हमारे सीपीयू में ना दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एएलयू और सीयू। यहाँ पर बनाती हूँ मैं, ये है आपका सीपीयू, इट कंटेन्स टू पार्ट्स, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट।
देन वी हैव डिफरेंट रजिस्टर्स अटैच टू इट, ये क्या है हमारे रजिस्टर्स, एंड वी हैव मेमोरी। जो ये सीपीयू है ना हमारा, इट फेचेस इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेमोरी। ओके, अब ये मेमोरी किससे हमारी कनेक्टेड है, ये है हमारे रजिस्टर से कनेक्टेड। अब सीपीयू कनेक्ट होता है हमारे सेट ऑफ रजिस्टर से। हमारे पास अलग अलग रजिस्टर होते हैं, ये जो रजिस्टर भी है ना हमारे पास, ये अलग अलग होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि एक्यूमुलेटर, याद रखना है, आपसे आज पूछा जा सकता है कि एक्यूमुलेटर क्या है, तो ये आपका रजिस्टर है, ठीक है। और आपके इनपुट रजिस्टर्स होते हैं, इनपुट रजिस्टर, आपके आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं, और क्या होते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। ओके, अब हमारा जो सीपीयू है वो काम करता है हमारी मेमोरी के साथ, मतलब हमने इसको इस मेमोरी में अपना डाटा और इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज में जो बनता है उसी को माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस गई मेमोरी में। अब यहाँ से वो डाटा जो है एएलयू के पास जाएगा। एएलयू क्या करेगा, वहां पर फंक्शंस परफॉर्म कर देगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, और वापस जो है डाटा फेच कर देगा हमारी मेमोरी के पास। और फिर ये जो हमारी ये होते हैं ना प्रोग्राम, तो पहले इसने इस तरीके से डाटा फेच कराया होगा यहाँ पर, यहाँ से जो है एएलयू में हमारा फंक्शन परफॉर्म हुआ होगा मल्टीप्लिकेशन का, वापस जो है आपका रिजल्ट निकल के फिर जो आता है ना आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पे कि ए इतना बी इतना, और फिर सी इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन आ जाती है 50 × 30 की, तो वो जो रिजल्ट आता है वो इस एएलयू में परफॉर्म होता है। आपका जितने भी आपके मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल सिंबल्स, ये जो भी चीजें परफॉर्म होती हैं ये होती है आपकी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। तो देखो छोटा सा आपने प्रोग्राम लिखा और कितनी सारी चीजें उसके पीछे होती हैं कि कैसे कैसे आपके कंप्यूटर में जाता है वो, कहाँ से जाके आपकी जो है एएलयू में जाके आपकी वो होती है। अभी एएलयू भी कहाँ लोकेटेड होता है, सीपीयू में, फिर वहां से आपका रिजल्ट आता है और ये आपकी डिस्प्ले होती है। डिस्प्ले में कितना छोटा सा है, फिर काम कितना ज्यादा हो रहा है इसमें, देखा ना आपने कैसे आपकी फंक्शनिंग होती है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। A website containing all the information related to money, weather, sports, current events, life is known as। कोई भी वेबसाइट जिसपे बहुत सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, जैसे मनी की भी न्यूज अवेलेबल है, वेदर की न्यूज, स्पोर्ट न्यूज भी अवेलेबल है, करंट इवेंट्स भी अवेलेबल है, मतलब जितनी भी चीजें हैं सब कुछ एक वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूज एडवर्टाइजिंग पोर्टल या इंफॉर्मेशनल, तो हम उसको बोलते हैं पोर्टल। ठीक है, एक पोर्टल में ना किसी भी चीज से रिलेटेड हर चीजें प्रोवाइडेड होती हैं। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। किसी भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनके पोर्टल पे जाइए, उनके पोर्टल पे ना उस कॉलेज के एडमिशन फीस, कोर्सेज, सब कुछ लिखा होता है। तो वो पोर्टल ही होता है जिसमें हर चीज कलेक्शन होती है, सारे चीज की कलेक्शन, ठीक है। अदरवाइज तो देखो अलग अलग उसमें क्या डिविजन्स होते हैं, एडमिशन और आपके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं, पर पोर्टल में ये सारी चीजें होती हैं, तो इसको पोर्टल बोलते हैं इकट्ठा हर चीज को मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ HTML, कल भी कराया था, ये क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज दिस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक कोडिंग लैंग्वेज है जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है ना, वो इसी कोडिंग लैंग्वेज से बनता है। इट्स अ कोडिंग लैंग्वेज used to create our website, any website, may it be Facebook, may it be Google, may it be anything, जो भी चीज होगी ना वो इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस कोडिंग लैंग्वेज से बनती है, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी आप ना साइट पे जाओ, जैसे कि आप गूगल पे गए, वहां आपने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके ना वहां पर आप देखना, मैं जो आपको बता रही हूँ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, राइट क्लिक करना गूगल पे, वहां पर व्यू पेज सोर्स आएगा आपके पास। जब आप उस व्यू पेज सोर्स को क्लिक करोगे ना तो बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कोडिंग दिखेगी आपको, तो वही होती है आपकी HTML की कोडिंग। और इसी कोड को लिखने के बाद ना हमारी एक वेबसाइट बनती है। आप कभी भी देखना, मान लो FB है आपका, फेसबुक है, राइट क्लिक करना उस फेसबुक पे,
फिर आप क्या देखोगे, व्यू पेज सोर्स, आपको बता देती हूं मैं। राइट क्लिक करने के बाद आएगा आपका व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स के बाद आपकी आ जाएगी कॉम्प्लिकेटेड सी कोडिंग, और यही कोडिंग है आपकी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी कोडिंग की वजह से कोई भी हमारी वेबसाइट जो भी बनती है ना, चाहे गूगल हो, चाहे कोई पेज हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो आपकी, ट्विटर, ये सब, इनकी एक पर्टिकुलर कोडिंग होती है, उसी कोडिंग से आपकी वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है। आई होप इससे ज्यादा अच्छे से मैं HTML आपके को नहीं समझा पाऊंगी। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ये होता है आपका POP3। SMTP नहीं है, ना ही FTP, ना ही HTTP, इट इज POP3। अब हमारे पास ईमेल के, ये भी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ईमेल के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं आपके पास, कितने होते हैं हमारे पास, एक होता है POP3, देन वी हैव SMTP, ठीक है, एंड वी हैव IMAP। अब इन तीन प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। POP3 देख लेते हैं पहले हम। POP3 इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन। नाम इसका याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सब कुछ मैं इंपॉर्टेंट ही आपको बताती हूँ, कोई भी इधर उधर की चीज नहीं बताती। लर्न रखना है इसको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, और ये जो 3 है ना आगे, ये वर्जन 3 है, ठीक है। POP3, अब ये है क्या, इट्स स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव मेल फ्रॉम अ सर्वर टू लोकल इमेज क्लाइंट। मतलब कि ये आपको अलाउ करता है आपके जो ईमेल होते हैं ना उनको डाउनलोड करना, और आप उसको कभी भी रीड कर सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन भी हो तब भी, ठीक है। ये जो आपका POP3 है, ये अलाउ करता है आपको कि आप मेल को, किसी भी ईमेल को रिसीव कर सकते हो, और इसी प्रोटोकॉल के थ्रू आप मेल रिसीव करके उसको डाउनलोड करते हैं और पढ़ सकते हैं कभी भी, जब भी आप ऑफलाइन हो। अब इसके कौन कौन से पोर्ट पे होते हैं, आपको पोर्ट भी याद रखने हैं इसके, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं इसमें। पोर्ट 110 एंड 995, ये होते हैं आपके POP3 के पोर्ट्स। जब भी हम ना POP3 को ईमेल अकाउंट से कनेक्ट करते हैं, याद रखना है इसको, समझ लो, जब भी POP3 को, ये जो अपनी POP3 है, आपकी कोई भी ईमेल आईडी है, अकाउंट है, उससे जब भी आप इस POP3 को लिंक करते हैं ना, तो क्या होता है, मैसेजेस जो हैं आपके, जितने भी ईमेल आईडी पे मैसेजेस आते हैं, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं, और सर्वर से, आपके ईमेल के सर्वर से क्या होता है, वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें एक जो लॉस है सबसे बड़ा, वो ये है कि आपका जो ये प्रोटोकॉल है ना, ये एक ही सर्वर मान के चलता है और एक ही यूजर मान के चलता है। तो मतलब आप सिर्फ इसको एक ही जगह से यूज कर सकते हो। अगर आप इसको अलग अलग जगह से अपनी आईडी को यूज करना चाहोगे ना, तो उसमें फायदा नहीं है, ये ओपन नहीं होगा। जैसे मेरा एक लैपटॉप है, मेरी एक आईडी है, और मैं अपनी आईडी को POP3 से कनेक्ट कर देती हूँ, तो फिर POP3 से सिर्फ मेरी लैपटॉप पे ही मेरे ईमेल्स खुलेंगे। अब मैं चाहूँ कि मैं दूसरे के लैपटॉप में अपने ईमेल्स खोल लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये है POP3 का नुकसान। अब हमारे पास ना दो रिसीविंग, ये क्या होता है, रिसीविंग प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, ठीक है। ईमेल में जो रिसीविंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, दो होते हैं, एक तो POP3 और एक IMAP। IMAP भी आपका रिसीविंग प्रोटोकॉल है। अब IMAP की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इट इज इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। अब आप बोलोगे कि मैम, एक तो हमारा POP3 और हमारा IMAP, ये दोनों प्रोटोकॉल ही हमारे रिसीविंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो ये डिफरेंस इसमें ये है कि जो POP3 है, उसमें आप अपने मैसेजेस को, ईमेल को कहीं से भी ना एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आपके पास एक आईडी है, जैसे आपके पास एक लैपटॉप है, आप उसी पे खोल सकते हो। हर जगह से आप अपनी आईडी को, मतलब मल्टीपल यूजर्स बेसिकली नहीं हो सकते। लेकिन ये जो IMAP है, ये यूजर फ्रेंडली है, ये आपको इसमें
आप कहीं भी बैठ के अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम वेब सर्वर। कहीं भी लोकल क्लाइंट से आप जो है अपने ईमेल्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब ये है सबसे मेन डिफरेंस इसका, कि ये मल्टीपल जगह से नहीं होता, बट हमारा आईएमएपी आपको यूजर फ्रेंडली होते हैं, मल्टीपल जगह से हमारा एक्सेस करने देता है, ठीक है। पोर्ट इसके याद रखने आईएमएपी के, दैट इज इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। इसके पोर्ट्स हैं आपके 143, 143 एंड 993, ये दो पोर्ट्स हैं आपके। नाउ विल डिस्कस अबाउट एसएमटीपी, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द in full form of this SMTP. So this SMTP is simple mail transfer protocol. Simple mail transfer protocol. Okay, so we have seen two receiving protocols, that is POP3 and IMAP. SMTP is सेंडिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, एक दो रिसीविंग प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी इज सेंडिंग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, विच इज आर रिसीविंग प्रोटोकॉल, तो ये आपको दो नाम याद रखने हैं, व्हाट इज सेंडिंग प्रोटोकॉल, तो वो है आपका एसएमटीपी। अब क्वेश्चन व्हाट इट हैज आस्क्ड इज विच प्रोटोकॉल इट इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल, तो रिसीविंग का पूछा है, तो इससे पीओपी3 और अगर आपका आईएमएपी भी होता ना, तो अब आईएमएपी जो है लगा सकते थे, ठीक है। सिमिलरली एसएमटीपी जो है आपका, इट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल, ये प्रोटोकॉल है ईमेल को सेंड करने के लिए। इट वर्क्स ऑन 3 पोर्ट्स। अब इसके पोर्ट्स याद कर लीजिए आप, एक तो पोर्ट नंबर 25 पे, एसएमटीपी के पोर्ट नंबर 25 पे ये काम करता है, ये नॉन एनक्रिप्टेड पोर्ट है। एंड 225 पे ये काम करता है पोर्ट, एंड पोर्ट 465 पे ये वर्क करता है। ओके, एनफ इंफॉर्मेशन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following describes content of message while sending the email? जो आपके कंटेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन सी चीज, अब आपको पता है जब भी आपको ईमेल सेंड करते हो, जीमेल पे आपने आईडी बनाई या फिर याहू पे या कहीं भी आपने आईडी बनाई, तो जब भी आप ईमेल सेंड करते हो तो उसमें क्या है होता है, एक तो आपका सब्जेक्ट, आंसर इज सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट में होता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक ऑफ मैसेज, मतलब आप किस टॉपिक पे मैसेज भेज रहे हो, इस सब्जेक्ट में आप वो लिखते हो, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, तो यही चीज ऊपर पूछी है कि विच डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ मैसेज, तो ये सब्जेक्ट का जो आपका टॉपिक ऑफ मैसेज है, सब्जेक्ट जो है ये डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉपिक ऑफ मैसेज, एंड डिस्प्लेज इन मोस्ट ईमेल सिस्टम दैट लिस्ट ईमेल मैसेज इंडिविजुअली, ठीक है। बाकी ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका ये होता है आपका स्ट्रक्चर, यूजर नेम एट द रेट ऑफ डोमेन नेम। अगर आपसे कोई पूछे कि ये डोमेन नेम क्या है, तो जैसे gmail.com, hotmail.com, ठीक है, yahoo.com, दीज आर योर डोमेन नेम्स। नाउ यूजर नेम कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है, इफ माई नेम इज स्वाति, देन आई विल टेक अ यूजर नेम दैट इज स्वाति 93 एट द रेट ऑफ domain.com, ठीक है। इफ यू हैव अ नेम ऑफ विवेक, यू विल टेक अ नेम विवेक, जैसे कोई भी आपको यूजर नेम दे दिए जाते हैं, एंड यू हैव टू देन चूज अ यूजर नेम, और डोमेन नेम होता है आपका कि कौन सी उस पे आप अपनी आईडी बना रहे हो, ठीक है। सिमिलरली आपका एक ऑप्शन कह रही हूँ, ईमेल में क्या रहता है, फ्रॉम का वो रहता है ना, फ्रॉम में क्या आता है आपका, सेंडर ऑफ ईमेल एड्रेस, मतलब मान लो आप किसी को कोई मेल भेज रहे हो, तो जो आपका एड्रेस है ना, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस है वो फ्रॉम में आएगा, सेंडर का ईमेल एड्रेस। अब जिसको भी आपने ये मेल भेजा वो आ जाएगा आपका टू में, ठीक है, टू में आपकी आएगी जो रिसीवर की ईमेल आईडी है, वो आ जाएगी आपकी टू में। देन वी हैव
डेट, डेट में क्या आता है आपका, जब आपका ईमेल सेंड होता है, द डेट ऑन विच ईमेल हैज बीन सेंड, तो ये आ जाता है आपका डेट। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंडिंग अ ईमेल नाउ एंड टुडे इज आई डोंट नो मे बी 20, सो 20 डेट इसमें आ जाएगी, ठीक है। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें वी हैव बीसी, ठीक है, बीसीसी एंड सीसी, जो यहाँ पर सीसी है, बीसीसी और सीसी ये क्या होता है देखो, और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, तो ये काफी बच्चों को क्लियर नहीं होता कि बीसीसी यूज करें या सीसी यूज करें हम अपने ईमेल में। तो आपको याद रखना है, बीसीसी आप तब यूज करते हो जैसे कि जैसे आपने कोई ईमेल भेजा किसी को, ठीक है, वही ईमेल आपको 10 लोगों को और भेजना है। मान लो कोई भी आपको पीडीएफ सेंड करनी है, अगर वही पीडीएफ आपको 10 लोगों को सेंड करनी है, तो ये अगर आप बीसीसी के थ्रू सेंड करते हो, ठीक है, तो वो उस बंदे के पास तो पहुंचेगी, लेकिन वो ये नहीं देख पाएगा कि आपने और किस किस को ये सेम पीडीएफ सेंड करी है, ठीक है। अगर आप सीसी यूज करते हो ना, वहां पर अगर सीसी यूज करते हो तो सीसी में सभी रिसीवर जो हैं वो एक दूसरे की ना ईमेल आईडी को देख सकते हैं, और एक दूसरे की ईमेल आईडी उनको एक्सपोज्ड होती है बेसिकली, ठीक है, बीसीसी में सेफ होती है, वो नहीं देख सकते आपने किस किस को भेजा है, लेकिन सीसी में सब कुछ ओपन होता है कि हर कोई देख सकता है कि आपने ये ईमेल एड्रेस, आपने ये ईमेल किस किस को भेजा है, और कितने लोग जो हैं वो क्या अब एक दूसरे की ईमेल आईडी भी वो देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बीसीसी एंड सीसी। अगर आपको थोड़ी सी प्राइवेसी रखनी है अपने उसमें, तो आई वुड सजेस्ट यूज बीसीसी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कल भी हमने किया था, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं, देखो एक तो विंडोज है आपका, लाइनक्स के बारे में हमने किया था, मैक किया था, तो मैक इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, जिसपे हमारा सारा का सारा फंक्शन होता है, जिस ठीक है, वही विंडोज हो गई, ये सब ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर चेकिंग स्पेलिंग, तो F7 से आपकी स्पेलिंग चेक हो जाती है। कुछ शॉर्टकट कीज आपको और याद रखनी है, अब F से पूछा गया है ना, तो आप F की शॉर्टकट कीज का याद रखिए। ये जो F2 है आपका, F7 से स्पेलिंग चेक हो गई, F2 से क्या होता है, रीनेम सिलेक्टेड आइकन को आप रीनेम कर सकते हो F2 की हेल्प से। नाउ F4 जो है आपका, F4 से आप क्या कर सकते हो, ओपन ड्राइव सिलेक्शन, ओपन drive selection. Then we have F1. F1 is used for open help. Okay. F4 we have already discussed. F4 से और क्या हो सकता है आपका, repeat the last action performed. F12 we have F12 save as, and this F5 का क्या ऑपरेशन होता है आपका, to refresh the contents. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप, a design tool that graphically shows the logic in solution algorithm। अब मान लो आपने कोई भी एल्गोरिथम बना दिया है, अब जो डिजाइन टूल जो ग्राफिकली मतलब ग्राफिकली उसको शो करता है, तो वो करता है आपका फ्लो चार्ट, ठीक है। अब फ्लो चार्ट जैसे इसी तरीके से बनते हैं कि हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर नीचे क्या फंक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है, वो लिखा, अगर यस है तो हम यहाँ पर मूव ऑन कर जाएंगे, अगर नो है तो हम यहाँ मूव कर जाएंगे, और यहाँ से अगर यस पे आए और ये फंक्शन आ गया, तो हो सकता है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो, तो हम यहीं पर उसको स्टॉप कर देंगे, अगर नो करके यहाँ पर आंसर आया तो हम इसको आगे चलाएंगे। तो इस तरीके से ना फ्लो चार्ट हमारे बनते हैं। तो वही ये चीज बोल रहा है आपका कि डिजाइन टूल जो ग्राफिकली शो करते हैं लॉजिक इन अ सॉल्यूशन एल्गोरिथम, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इन एक्सेल कंटेंट्स ऑफ एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन, एक्टिव सेल के कंटेंट्स आपके फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होते हैं एक्सेल में, ओके। An email address separate the username from ISP using which symbol? ईमेल एड्रेस यूजर नेम को, जो मैंने आपको बताया था कि यूजर नेम होता है आपका यूजर नेम एट द रेट ऑफ डोमेन, ठीक है, तो वो किस क्या चीज सेपरेट करती है, एट द रेट जो है वो आपके यूजर नेम को आईएसपी से
अलग करती है, ठीक है, सेपरेट करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which memory the information is temporarily stored where it is been worked on or accessed by the processor। मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेरली कहाँ स्टोर होती है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये वॉलेटाइल होती है, ठीक है। जब भी आप अगर इसको अगर लाइट चली जाए या कुछ भी सेव ना हुआ हो तो यहाँ से डाटा उड़ जाता है। रोम में आपकी परमानेंटली स्टोर्ड होती है। रैम में आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, रोम में सिर्फ रीडिंग हो सकती है आपकी। ओके, फास्ट मेमोरीज होती हैं ये। प्लस रैम रोम कहाँ पर होता है सिचुएटेड? ये होते हैं आपकी मदरबोर्ड। ये MODER नहीं है तो मैं लिख रही हूँ ये MOTHERBOARD। स्पेलिंग ज्यादा मत दिखिएगा, बस आप सुन लीजिए इसको, ठीक है। मदरबोर्ड पे ये लोकेटेड होते हैं। तो ये लिखा है आपका टेम्परेरी कहाँ स्टोर होते हैं, तो रैम में ये स्टोर होती हैं, ठीक है। An optical device that interprets the pen or pencil mark on paper media, सबको पता होगा ये OMR होती है आपकी। आगे चलते हैं। कंट्रोल ALT शिफ्ट आर एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कीज? ये होती है आपकी मॉडिफायर कीज, ठीक है। कंट्रोल, ऑल्ट एंड शिफ्ट, देखा तो होगा आपने कीबोर्ड में। इनको मॉडिफायर कीज क्यों बोलते हैं हम? जो दूसरे की के फंक्शन को मॉडिफाई कर देती हैं, ठीक है। ये कीज क्या करती हैं? ये तीनों कीज ये दूसरे कीज के साथ अगर प्रेस हो, ठीक है, ये इनको प्रेस किया जाए प्लस दूसरी कीज भी, अनदर कीज, दूसरी कीज भी जो है प्रेस हो, तो ये इस की के भी फंक्शन को मॉडिफाई कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप शिफ्ट ऑल्ट और ये कंट्रोल अकेले दबा के देखना, कभी प्रेस करके देखना, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको किसी की के साथ प्रेस करते हो तो आपका कुछ अलग ही काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल प्लस पी अगर आप करते हो तो आपका पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस करते हो तो सेव हो जाएगा। आई एम सॉरी, कंट्रोल प्लस पी इज प्रिंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी आप करते हो तो आपका सेव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, ठीक है। तो आपको ये सारे चीज याद रखनी है। तो मॉडिफायर की इसी को कहते हैं। अगर आप पी अलग से दबाओगे, अनटिल एंड अनलेस वहां पर अगर आप कोई वर्ड में काम करें तो पी पी लिखेगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो वो प्रिंटिंग का काम कर देगा, ठीक है। तो आई गेस इतने ही क्वेश्चन से इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जरूर थोड़ी लंबी है लेकिन आप इसमें कंटेंट देखिए, प्लस पढ़ाई के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। कुछ भी मिस करने लायक है नहीं, जो भी मैंने पढ़ाया है कोई भी फालतू चीज मैं नहीं पढ़ाती। टू द पॉइंट जो आपके पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट ही रहता है। आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट यू, ठीक है, आपको यही बोलूंगी कि अगर अच्छा लगता है सेशन, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक। We have some more questions, I'm so sorry। In our keyboard left right up down, ये जो लेफ्ट राइट अप और डाउन, ठीक है, ये जो कीज होती हैं आपने देखा होगा ना, ये चार कीज इकट्ठे होती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये करती हैं आपकी पेज को स्क्रॉल करने का, टू व्यू अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है कोई, अगर आप नीचे वाला प्रेस करेंगे ना इसमें से चार कीज में से, तो ये आपके नीचे रह जाएगा डॉक्यूमेंट में। ऊपर वाली प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट में ऊपर चले जाओगे, लेफ्ट में तो इधर ले आएगा डॉक्यूमेंट को, राइट करोगे तो इधर ले आएगा, ठीक है। विच टर्म इज रिलेटेड टू वेब एड्रेस ऑफ अ पेज? तो ये है आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये होती है आपकी वेब एड्रेस ऑफ अ पेज, URL। जो ऊपर लिखा होता है ना, एक ऊपर आपका एक बॉक्स होता है, वो URL लिखा रहता है, वहां पर क्या होता है? आपका वेब एड्रेस होता है पेज का, ठीक है। In which of the following is initial page of any website? Which of the following is initial page of any website or web browser? किसी भी वेबसाइट या वेब ब्राउजर का इनिशियल पेज को आप क्या बोलते हो? होम पेज। अब जैसे आप गूगल खोलते हो ना, और गूगल के वहां पर क्या लिखा रहता है? गूगल लिखा रहता है और नीचे एक सर्च बॉक्स होता है, वहां से आप सर्च कर सकते हो। तो इसी को हम होम पेज बोलते हैं गूगल का, ठीक है। ये होम पेज हुआ। फिर आपने यहाँ पर जो भी कंटेंट टाइप करना है वो टाइप किया, देन एक नेक्स्ट विंडो पेज खुला, तो होम पेज आपका ये होता है। सिमिलरली आपने अगर फेसबुक खोला है अपना, जहां पर आप
अपनी आईडी डालते हो और पासवर्ड डालते हो, वो होता है आपका फेसबुक का होम पेज। अब ये सब डाल के फिर हमारी फेसबुक का अंदर आपकी अपनी फेसबुक खुल जाती है, ठीक है। किसी भी चीज का इनिशियल पेज वो होता है उसका होम पेज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच बटन हेल्प मेन्यू इज लोकेटेड, ये जो हेल्प मेन्यू है वो कौन से बटन पे लोकेटेड है, ये है आपका स्टार्ट पे, ठीक है। कभी क्लिक करके देखना आपको हेल्प मेन्यू मिलेगा। स्टार्ट की कभी प्रेस पे, जो स्टार्ट है ना नीचे ऑप्शन होता है वो करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आर इमेज इन आर कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी पिक्सल्स, ठीक है। इमेज का साइज होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो होती है पिक्सल्स आपकी इमेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वाज इट, इतने ही क्वेश्चन थे। अब मैं आपको फाइनली कह सकती हूँ गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, जरूर देखिएगा। जरूर थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, आधी एक दिन देख लीजिए करे, आधी बाद में देख लीजिए करे, ठीक है। बट सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ नाउ।